हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 101 पर्सपेक्टिव्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5. The evolution of new public administration as a specialized field of study falls into a number of critical stages. Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (NPA) कैसे डेवलप हुआ एक अलग सब्जेक्ट के रूप में। आपको उसके अलग अलग स्टेजेस बताने हैं, किस बैकग्राउंड में ये आया, किसने इसको सपोर्ट किया और किस डायरेक्शन में इसका फोकस बदलता गया। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NPA एक रिफॉर्म मूवमेंट थी जो 1960 के एंड और 1970 के शुरू में आई थी। इसका मेन गोल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा पीपल फ्रेंडली और सोशली रेलेवेंट बनाना। यह मूवमेंट USA के सोशल अनरेस्ट और ट्रेडिशनल मॉडल्स के फेलियर के रिस्पॉन्स में आए। NPA का डेवलपमेंट कई स्टेजेस में हुआ जो इसके मैच्योर सब्जेक्ट बनने तक के प्रोसेस को दिखाता है। मेन बॉडी। 1. NPA का बैकग्राउंड और उद्भव। 1960s के दौरान USA में सिविल राइट्स मूवमेंट, वियतनाम वॉर और सोशल इनइक्वालिटी के इश्यूज ज्यादा बढ़ गए थे। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि वो रिजिड और वैल्यू न्यूट्रल था। ड्वाइट वॉल्डो, फ्रैंक मरीनी और H. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जैसे स्कॉलर्स ने ओल्ड मॉडल्स को चैलेंज किया और नए आइडियाज प्रपोज किए। 2. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। NPA की शुरुआत। 1968 में ड्वाइट वॉल्डो ने मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जो NPA के जन्म का टर्निंग पॉइंट था। यंग स्कॉलर्स ने मिलकर ये डिस्कस किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सोसाइटी के लिए कैसे रेलेवेंट बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स थे इक्विटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस और डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन विद अ हार्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। 3. 1970-80 विकास का दौर। इस दौरान NPA को थियरी और एकेडमिक्स में ज्यादा जगह मिलने लगी। H. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने वैल्यूज जैसे रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और सोशल इक्विटी को प्रमोट किया। ब्यूरोक्रेसी के रिजिड रूल्स की जगह फ्लेक्सिबल और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच आए। NGO और नॉन स्टेट एक्टर्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया गया। 4. NPM के संदर्भ में NPA 1980-90 में NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक नई डायरेक्शन में गया, एफिशिएंसी और प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया। NPM ने भी NPA के कुछ आइडियाज जैसे कस्टमर फोकस अडॉप्ट किए, लेकिन NPA एथिकल गवर्नेंस और सिटीजन एम्पावरमेंट पर ज्यादा जोर देता रहा। 5. आज के दौर में NPA की इंपॉर्टेंस। आज के समय में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और डिजिटल टूल्स के यूज के साथ NPA के कॉन्सेप्ट्स और भी रेलेवेंट हो गए हैं। इंक्लूसिविटी, सोशल इक्विटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग जैसे आइडियाज ग्लोबल रिफॉर्म्स का पार्ट बन चुके हैं। NPA का कोर विजन आज भी गवर्नेंस को इंस्पायर करता है। कंक्लूजन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेडिशनल मॉडल से हटकर एक ज्यादा ह्यूमन और वैल्यू बेस्ड अप्रोच डेवलप की। हर स्टेज ने इस फील्ड में नए आइडियाज जोड़े जिनके जरिए गवर्नेंस को ज्यादा इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बनाया गया। आज भी NPA के प्रिंसिपल्स मॉडर्न पब्लिक सर्विस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6. एग्जामिन द वेरियस अप्रोचेस टू पब्लिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पब्लिक इंटरेस्ट को समझने के अलग अलग तरीके क्या है। हमें हर एक अप्रोच को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, जैसे यूटिलिटेरियन, प्रोसेस बेस्ड या कंसेंसस बेस्ड, और ये बताना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है समाज के मैक्सिमम लोगों के हित में काम करना। लेकिन ये टर्म सब्जेक्टिव है और हर किसी का इसके बारे में अलग व्यू हो सकता है। इसी वजह से स्कॉलर्स ने अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन किया जा सके। इन अप्रोचेस को समझना पॉलिसीज बनाने और एथिकल डिसीजंस लेने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. यूटिलिटेरियन अप्रोच टू पब्लिक इंटरेस्ट।
इस अप्रोच का बेस जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की फिलॉसफी है। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट वही है जो मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम फायदा लाता है। अगर कोई डिसीजन पूरे समाज के लिए अच्छा है तो यूज पब्लिक इंटरेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन कैंपेन जो सबको प्रोटेक्ट करता है इवन अगर कुछ लोग डिसएग्री करें। क्रिटिसिज्म, माइनॉरिटीज के नीड्स इग्नोर हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स को सिर्फ एक नंबर बना के देखता है। 2. प्रोसेस अप्रोच, प्रोसीजरल जस्टिस। इस अप्रोच कहता है कि रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस का फेयर होना। जॉन रॉल्स ने ये आइडिया दिया था, अगर प्रोसेस डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव है तो आउटकम ऑटोमेटिकली पब्लिक इंटरेस्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर एक कानून प्रॉपर डिबेट और वोट के बाद पास होता है तो यूज पब्लिक इंटरेस्ट माना जाता है। स्ट्रेंथ, फेयरनेस और इक्वालिटी इंश्योर करता है। लिमिटेशन, कभी कभी फेयर प्रोसेस से भी प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट आ सकता है। 3. कंसेंसस अप्रोच। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि लोगों का कंसेंसस या म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है। डायलॉग और कलेक्टिव डिस्कशन के जरिए जो डिसाइड होता है यूज पब्लिक इंटरेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल, लोकल कम्युनिटी मीटिंग्स जहां सब मिलके कोई डिसीजन लें। एडवांटेज, इंक्लूसिव होता है और कन्फ्लिक्ट्स कम करता है। ड्रॉबैक, हर इश्यू पे कंसेंसस बनाना मुश्किल होता है। 4. पब्लिक चॉइस अप्रोच। इस थियरी के मुताबिक लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट उन सब इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स का बैलेंस होता है। जेम्स ब्यूकैनन और गॉर्डन टलक ने इस थियरी को डेवलप किया था। एग्जाम्पल, रेफरेंडम या सिटीजन चार्टर जहां लोग अपना प्रेफरेंस डायरेक्टली दिखाते हैं। क्रिटिसिज्म, ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ सेल्फिश दिखाता है, एथिक्स को इग्नोर करता है। 5. कंस्ट्रक्टिविस्ट या पोस्टमॉडर्न अप्रोच। इस अप्रोच कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, ये सोसाइटी और कल्चर के हिसाब से चेंज होता है। अलग अलग कम्युनिटीज के अपने डेफिनेशंस होते हैं। एग्जाम्पल, ट्राइबल एरिया का पब्लिक इंटरेस्ट अर्बन एरिया से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। इम्प्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेटर को लोकल कल्चर और वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। कंक्लूजन, पब्लिक इंटरेस्ट एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है। किसी एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर को हर अप्रोच का बैलेंस्ड यूज करना पड़ता है। फेयरनेस, इंक्लूजन और एथिक्स के बेसिस पर अगर डिसीजन लिया जाए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के ज्यादा करीब होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Describe the characteristics of good governance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें गुड गवर्नेंस के मेन फीचर्स बताने हैं। हमें ये समझाना है कि एक अच्छी गवर्नेंस सिस्टम में क्या क्वालिटीज होती है जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, etc. आंसर। इंट्रोडक्शन। गुड गवर्नेंस का मतलब है पब्लिक रिसोर्सेज और अफेयर्स का इफेक्टिव, एफिशिएंट और अकाउंटेबल मैनेजमेंट। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव और इक्विटेबल तरीके से। 1990 के बाद ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के थ्रू ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर हुआ। गवर्नेंस अगर अच्छी हो तो डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेन बॉडी। 1. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पब्लिक के लिए ओपन हो, जैसे कि सरकारी मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ऑफिशियल्स अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, गलती होने पर जवाबदेह हो। एग्जाम्पल, भारत में आरटीआई एक्ट ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को प्रमोट किया है। 2. रूल ऑफ लॉ और लीगल फ्रेमवर्क। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सभी लोगों पर एक जैसा कानून लगे, बिना किसी भेदभाव के। एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और पावर का अब्यूज रोकता है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, भारत का संविधान फंडामेंटल राइट्स देता है और उनके वायलेशन पर लीगल रेमेडी भी मिलती है। 3. पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिवनेस। सिटीजन्स का गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है, चाहे डायरेक्टली या रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। इंक्लूसिवनेस का मतलब है सभी जाति, वर्ग और जेंडर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना। एग्जाम्पल, पंचायती राज सिस्टम ने ग्रासरूट्स लेवल पे पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है। 4. रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि गवर्नमेंट लोगों की नीड्स और कंप्लेंट्स का टाइमली रिस्पॉन्स द। एफिशिएंसी का मतलब है रिसोर्सेस का बेस्ट यूज, बिना टाइम और पैसा वेस्ट किए।
ये दोनों चीजें पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाती है। एग्जाम्पल, डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे डिजिलॉकर, उमंग और गवर्नेंस पोर्टल्स ने काफी एफिशिएंसी लाई है। 5. इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी का मतलब है सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सर्विसेज मिलना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज के डिसीजन से फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स अफेक्ट ना हो। गुड गवर्नेंस में दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। एग्जाम्पल, MNREGA जैसे स्कीम्स और एनवायरमेंटल पॉलिसीज इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों को सपोर्ट करती है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब है एक ऐसी सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटिव और एफिशिएंट हो। इसमें रूल ऑफ लॉ और फेयरनेस भी जरूरी है। आज के टाइम में डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी दोनों के लिए ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सरकार को इन प्रिंसिपल्स को और मजबूत बनाना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Discuss the factors responsible for the rise of postmodernism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पोस्टमॉडर्निज्म का राइज कैसे हुआ। हमें उन रीजंस को एक्सप्लेन करना है जो मॉडर्न थियरीज के अगेंस्ट एक नए सोच को लेकर आए, जैसे कि सोशल चेंजेस, थिंकर्स के आइडियाज और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोस्टमॉडर्निज्म एक ऐसी सोच है जो मॉडर्निज्म के मेन प्रिंसिपल्स जैसे रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सल ट्रूथ को चैलेंज करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये हायरार्की, रूल्स और सिंगल बेस्ट वे जैसी सोच को क्वेश्चन करती है। 20th सेंचुरी के एंड तक कई सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस आए जो इस थिंकिंग को प्रमोट करने लगे। लायटार्ड, डरिडर और फुको जैसे थिंकर्स ने इस विचार को मजबूती दी। मेन बॉडी। 1. मॉडर्निज्म से निराशा, डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्निज्म। मॉडर्न थियरीज जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी शुरू में काफी पॉपुलर थे, लेकिन इनकी रिजिडिटी और ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने की वजह से लोग इनसे निराश होने लगे। गवर्नमेंट के कई बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हुए, जिससे मॉडर्न सिस्टम्स पर डाउट बढ़ा। 2. सब्जेक्टिविटी और प्लूरलिज्म का उदय। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है। एक ही सॉल्यूशन सब जगह काम नहीं करता। यह ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को रिजेक्ट करता है और कहता है कि हर इश्यू को अलग नजरिए से देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में प्लूरलिस्टिक और डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। 3. ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन ने गवर्नेंस को लोकल और ग्लोबल लेवल पर जोड़ दिया। टेक्नोलॉजी ने सिटीजन्स को पावर दी और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को चैलेंज किया। इन सब चेंजेस के वजह से फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल्स जरूरी हो गए। 4. क्रिटिकल थियरी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का असर। मिशेल फुको ने पावर और नॉलेज के रिलेशंस को डीपली एनालाइज किया। जाक डेरिडा ने बताया कि हर टेक्स्ट का मीनिंग स्टेबल नहीं होता। यह थियरी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग पर भी अप्लाई हुई। इन आइडियाज ने स्कॉलर्स को एग्जिस्टिंग थियरीज को क्वेश्चन करने का मोटिवेशन दिया। 5. स्टेट के रोल में बदलाव। स्टेट पहले एक सर्विस प्रोवाइडर थी, लेकिन अब एक फैसिलिटेटर बन गई है। NGOs, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे नए प्लेयर्स गवर्नेंस में आ गए हैं। इस चेंजिंग स्ट्रक्चर के वजह से एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ गई, जहां ट्रेडिशनल मॉडल काफी नहीं था। कंक्लूजन। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्न अप्रोचेस के लिमिटेशंस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बैन कर आया। इसने डाइवर्सिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को प्रमोट किया। इस सोच ने गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में नए आइडियाज और फ्लेक्सिबिलिटी को जगह दी। आज भी ये थियरी एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूसिव और अडेप्टेबल बनाने में मदद करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।